हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आप सभी का पेपर का नेम है या फिर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का नेम है, मैं ये भी कह सकता हूँ। तो नाउ यहाँ पर आज की इस नई वीडियो में हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप सभी इस क्वेश्चन पेपर्स को मार्केट से परचेज कर रहे हैं या कहीं से भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देख रहे हैं, एसओएल का पेपर देख रहे हैं, तो आपको सबसे टॉप पर या डाउनलोड किया आपने या आपने खरीदा भी है मार्केट से, तो टॉप पे आप सभी को ये देखना है, वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होता है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। इसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा, तो ध्यान रखना है आप सभी को। और यूनिक पेपर कोड इट मे बी चेंज एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि वो अलग अलग हो। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो 6th सेमेस्टर के हैं, तो आज की वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में आप सभी को 3 घंटे का समय मिलेगा जिसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए 100 मार्क्स का पेपर ये आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप सभी को ऊपर अपने क्वेश्चन पेपर पर अपना जो भी रोल नंबर है वो मेंशन करना है। और इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ये रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो आपको इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को 5 क्वेश्चन करने होते हैं, रेगुलर वालों के लिए 4 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा सभी क्वेश्चन की जो वेटेज है वो सेम है। यहाँ पर 75 नंबर का जो पेपर लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों के लिए, एसओएल वाले बच्चे 100 मार्क्स की कंसीडर करके चलेंगे। और उन सभी के पेपर में ध्यान रखना है आपको 5 क्वेश्चन वैसे करने होते हैं। अब की बार आप सभी के पेपर में अगर 4 क्वेश्चन लिखा है तो 4 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन आप सभी इसको 100 तो कंसीडर करके ही चलेंगे। सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं और सभी जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं वो एक ही किसी भाषा में ही करने हैं, या तो इंग्लिश भाषा में या पूरा या फिर हिंदी भाषा में। अगर आपने इंग्लिश मीडियम ले रखा है लेकिन आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी नहीं है, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं करना एक क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में और एक क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो हिंदी में लिखी हुई है। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे मैंने आप सभी के लिए जो ग्लोबलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबलाइजेशन का जो एग्ज़ाम है इसकी कई सारी वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड कर दी है और इन सभी वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो पक्का आपके एग्ज़ाम में आई रहे। और नाउ यहाँ पर एक और नई क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में भी एक चीज़ देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी इस पेपर में भी दिखेगी कि कुछ क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को तैयार करने ही करने हैं, तो वो कर लेना है आप लोगों को। सबसे पहले वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण ना लिख कर ये कई बार भूमंडलीकरण आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए भूमंडलीकरण ये भी लिखता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण क्या है, इसको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। या हो सकता है कि आपको ग्लोबलाइजेशन ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ग्लोबलाइजेशन, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में पेपर आप सभी का सिंपल लिखा होता है, जैसे लिखा हुआ है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, यानी इसके राज्य की स्वयं प्रभुत्ता पर इसके क्या प्रभाव है। तो राज्य की स्वयं प्रभुत्ता पर इसके कई सारे प्रभाव पड़े हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप सभी को बताया है। राज्य कई मामलों में कमज़ोर होता जा रहा है, कई मामलों में राज्य कमज़ोर होता जा रहा है। पहले कई सारी व्यवस्थाएं वो राज्य के अंदर थी, जैसे संचार की व्यवस्थाएं राज्य के अंदर आती है, नागरिकता की व्यवस्था राज्य के अंदर की आती है। अगर हम बात करें किस व्यक्ति के शासन प्रबंधन की बात करें या रोज़गार की बात करें, शासन ना कह के हम रोज़गार की बात करें, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप रहता था। परंतु जब से ग्लोबलाइजेशन हमने एक्सेप्ट किया है, विदेशी कंपनी आ रही है, तो भाई आज मास मीडिया देखो, हमें पूरी गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सभी को पोस्ट पे डिपेंड रहना पड़ता था, आज व्हाट्सअप, फेसबुक, ईमेल्स, दुनिया भर के आपके पास में वेरियस ऑप्शन आ चुके हैं। आप उसका यूज़ करके हमारी सरकार जो है अपनी अब पूरी तरीके से सूचनाओं तंत्र पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाती है।
अगली बात करें हम नागरिकता के ऊपर, तो भाई बहुत से देशों में ये भी लॉ बन चुका है कि अगर आपने उस देश में अगर 1 करोड़ की, 1 मिलियन की, या फिर जितने भी हिसाब से उन्होंने स्लेब बना रखे हैं, अगर आपने उतनी इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको वहाँ की नागरिकता ईजिली मिल जाती है। अगर आपने कहीं रोज़गार प्राप्त कर लिया तो भी नागरिकता आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज़गार, पहले एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट से रिलेट होता था, अब ये सारी की सारी चीज़ क्या होती जा रही है, प्राइवेट होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, प्राइवेट होती जा रही है। और प्राइवेट होने की वजह से क्या है, हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो आपकी पहले जो भी आपको पेंशन वगैरह मिलती थी, पेंशन खत्म होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे, अब सरकार जो है इन मामलों में नहीं, सरकार सिर्फ संविधान संशोधन, शासन प्रबंधन, संविधान, शासन प्रबंधन और इसके अलावा संसद, सिर्फ इस तक ही सीमित रहती जा रही है, सिर्फ यहीं तक उसका दायरा सीमित होता जा रहा है। तो ये आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये पूरा एक्सप्लेन करना था। होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे। इसमें आपको बताना है डिस्कस द सोशल एंड कल्चरल डिमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिमेंशन से, इसका डिमेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आयाम। तो आपको सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम बताना है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम बोलेंगे, बहुत सारे पॉइंट इसमें भी बनते हैं, जैसे राजनीति वाले में बनते हैं ऐसे इसमें भी बनते हैं। तो इसके अंदर आप सभी को, जैसे आप देखेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद, इसको बढ़ावा मिल रहा है, बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का चलन, अंग्रेजी भाषा का चलन, एक पॉइंट ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। अंग्रेजी भाषा के चलन के बाद में बहुसंस्कृतवाद हो गया, अंग्रेजी भाषा का चलन। खान पान पर प्रभाव, मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। खान पान पर प्रभाव के अलावा हम बात करें तो हमारा रहन सहन में परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं की स्थिति सुधरना। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के अंदर आते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इसकी अच्छी बातें हैं, तो कुछ बातें इसकी खराब बातें भी हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बाकी आप सेपरेट वीडियो देखिए, आप राजनीतिक आयाम की, आर्थिक आयाम की, सामाजिक आयाम की, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें पूछा गया है, क्या आप सहमत हैं कि वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो चुकी है? तो जी हाँ, बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। अपने उत्तर की पुष्टि करना है, ठीक है, आपको रीज़न सहित आपको इसको बताना है। तो वैश्वीकरण के कारण आज क्या है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में भी गई हुई है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में भी गई है, या फिर कई देश की कंपनियां मिलकर किसी एक देश के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है कि ज़्यादातर देश जो है वो अपने आपसी हित देखते हैं, सिर्फ अपने आपसी हितों को बढ़ावा, सिर्फ यही पॉइंट आप इसके अंदर देखेंगे। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। बहुत बार देश ऐसे निर्णय नहीं ले पाते जो उनके फेवरेबल देश में हो, तो वो गलत भी कर रहे होते हैं, तो उसके खिलाफ वो बातें नहीं उठाते। इसीलिए बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी के लिए आएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दे की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसमें आपको बताना है कौन कौन से ऐसे इशू हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कि इसकी क्रिटिकली है, क्रिटिकल का मतलब होता है जो इसकी आलोचकीय है, जो इसकी बुराइयों को दर्शाते हैं, हमें ऐसे पॉइंट्स को बताने हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि WTO जो है वो सिर्फ विकसित देशों की तरफदारी करता है, तरफदारी करता है, ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये विश्व व्यापार संगठन है ये क्या करता है, ये क्योंकि ट्रिप्स भी लागू होती है, ट्रिप्स पता है TRIPS, आपको मैं समझाता हूँ। तो बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स जैसी संधियाँ ये करवाता है और इसकी वजह से विकसित देश और ज़्यादा ताकतवर होते आ रहे हैं। ट्रिप्स आखिर है क्या, ये एक इसको हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो ये उन व्यक्तियों को होता है जिन्होंने कोई मेडिसिन, कोई भी कार, ऑटो पार्ट्स, कुछ भी ऐसा, जैसे वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई आप सभी के लिए, तो इसको कोई और मेरी बिगर परमिशन के चुरा नहीं सकता। अगर कोई चुराने की कोशिश करता है तो ये इसे सुरक्षा देते हैं। इसमें पेंटिक नेम, लोगो, ये सारी चीज़ें आपकी आती है।
और जब तक आपको ऑथेंटिक नेम नहीं मिलता आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते और उसकी सुरक्षा मिलती है आप सभी को। तो ये पॉइंट इसके अंदर आता है, आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आपसे बगैर परमिशन जैसे इमरजेंसी यूज़ के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन विदाउट इमरजेंसी पर्पज़ आप उससे बगैर परमिशन ये नहीं कर सकते, ये तो इंटरनेशनल न्यायालय में आपके ऊपर केस हो जाएगा, केस हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें उसके एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन, वैश्वीकरण के जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण ने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्या है हानिकारक उसके ले रहा है। वैश्वीकरण के युग ने पर्यावरण के मुद्दे को राज्य केंद्रित ना होकर वैश्विक अवधारणा में बदल चुका है, क्योंकि पर्यावरण आज एक ऐसा मुद्दा है जो कि राज्य तक ही सीमित नहीं है। माना कि किसी देश में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जिसमें से भारत है, भारत बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, परंतु ये सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा है। भारत इन्वायरमेंट की वजह से ना केवल सिर्फ एक दो देश बल्कि पूरा विश्व परेशान है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, पूरी पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है, ना कि सिर्फ भारत का ही गर्म हो रहा है और ना ही कुछ अमेरिका का हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया का हो रहा है। तो ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है वैश्वीकरण के आने से, पर्यावरण का जो भी हनन हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वैश्वीकरण ने गरीबी और असमानता से जुड़े मुद्दे को संबोधित किया है। तो बिल्कुल हाँ, गरीबी को भी बढ़ाई है और असमानता को भी बढ़ाई है, क्योंकि अमीर और ताकतवर देश जो है वो गरीबों के संसाधन छीनते जा रहे हैं, उन संसाधनों का अपनी शक्ति के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। जैसा उनको लाभ मिल रहा है, जैसा फ़ायदा मिल रहा है, उसी हिसाब से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगर कोई भी गरीब देश उन संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश करता है तो वो उन्हें संसाधन का उपयोग करने नहीं देते, या फिर उसके अलावा उनसे देश छोड़कर जाने की बात करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वैश्वीकरण आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। तो जी हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, ज्ञान आदि का आदान प्रदान, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, फ्लो है। वैश्वीकरण क्या है, फ्लो है। फ्लो के रूप में भी हम इसको देखते हैं कि भाई वैश्वीकरण स्वतंत्र रूप से एक देश से सूचना प्रशासन जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ये चार चीज़ें इसमें मेन होती है जो मैंने आपको लिखवा दिया। ये स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में जा रही है। तो इसने आतंकवाद को भी बढ़ाया, पूंजी आराम से आज से एक देश से दूसरे देश में जा रही है, आज आसानी से एक देश से दूसरे देश में लोग जा पा रहे हैं, आज आसानी से मानसिकता सोच लोगों की विस्तार होती जा रही है वैश्वीकरण के कारण। तो आतंकवाद को बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये भी अपना एक मुख्य घटक माना जा सकता है, और मेरे को तो बिल्कुल लगता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए शॉर्ट नोट है, जो कि आप सभी को 4 में से कोई 2 करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन 4 में से आपको 2 करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट है, इन शॉर्ट नोट में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 10 में से आपको 8 ईजीली मिल जाते हैं। वही लॉन्ग क्वेश्चन अगर 20 नंबर के हैं तो उसमें आपको 12 या 14 ही मिल पाते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन का एवरेज लगाओगे तो आपको 8 दूनी 16 ईजिली 16 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी स्पीड अच्छी हो तभी आप इसको यूज़ करें। अगला क्वेश्चन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपको टेक्नोलॉजिकल जो आयाम है, या हम बोल सकते हैं तकनीकी का आयाम, देखो कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ये प्रौद्योगिकी लिखा है, प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है तकनीकी का आयाम। इसमें आपसे पूछा वैश्वीकरण का, तो ये भी क्वेश्चन अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको यूएनएससी के बारे में पूछा है, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता है इसमें 15 मेंबर है। मैंने आपको जब इसकी संरचना पढ़ाई थी तो बताई थी, जिसमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, और स्थायी सदस्य बिल्कुल स्थायी, उन्हें वीटो पावर्स प्राप्त है, और वो वीटो पावर संपन्न या वीटो शक्ति संपन्न वो देश हैं जो कि अपने कोई भी निर्णय जो अगर यूएनओ में लिया जा रहा है तो बगैर उनकी परमिशन के बगैर वो नहीं लिया जा सकता, ये उनको स्पेशल राइट है। इसके अलावा वीटो का पावर, कई सारी सुधार की बात भी हो रही है कि भैया नए देशों को इसके अंदर परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इसका निर्धारण किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्य की संख्या 5 ही थी, परंतु आज देशों की संख्या बढ़ चुकी है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, और कई देश ऐसे हैं जो इसके अंदर अब सदस्य बनने के हकदार हैं। तो ऐसे देशों को अवश्य मौका मिलना भी चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता कहते हैं, और ये जैव विविधता हमारी मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ है हमारी, और आप इस वीडियो को देख के पूरा का पूरा जैव विविधता आखिर है क्या इसको समझ सकते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के
कारण जैव विविधता क्यों हानिकारक हो रहा है या जैव विविधता पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको अलग आंसर लिखना होगा। सिर्फ यहाँ पर जैव विविधता की बात हुई तो आप ये डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेबस में नया जुड़ा है G77, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G77 ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं अब तक आप सभी के लिए 4 से ज़्यादा पेपर लेकर आ चुका हूँ और उसमें से 2 बार G77 पूछ चुका है। आपको बायोडाइवर्सिटी भी ज़रूर करनी है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लें। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को हमारी तरफ से कोई भी हेल्प मिल रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं तो वो भी हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए जो नई नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो इस चैनल के थ्रू आती रहेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि जैसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।